पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसे बिजनेसेस देखे जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करने के लिए कम से कम भी 10-15 साल लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टार्टअप की जो अपने लॉन्च होने के 3 साल बाद ही यूनिकॉर्न बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत पे की। हमें टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के डजन्स ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेयर होने के बावजूद भी ब्रांड न्यू भारत पे ने अपनी जगह अलग से बनाई और इतने बड़े बड़े वॉलेट्स के बीच में उसने कम्पीट किया और 2.8 बिलियन की वैल्यूएशन भी हासिल करी सिर्फ अपने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर। इतने कम समय में भारत पे ने 7.5 मिलियन मर्चेंट्स और 140 सिटीज तक का सफर तय किया। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज समझेंगे जो भारत पे ने यूज करी और इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, अगर बिजनेस छोटा है तो वो बड़ा अपनी स्ट्रेटेजीज की वजह से ही बनता है, अपनी यूनिकनेस की वजह से ही बनता है। बिजनेस अगर ट्रेडिशनल भी हो लेकिन उसे करने का तरीका अगर यूनिक है तो वो जल्दी से जल्दी मार्केट को कैप्चर करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा एज इन्वेस्टर एंड बिजनेस स्टूडेंट कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको समझने हैं और अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में उन्हें अप्लाई करना है और एक्शन लेना है। तो सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ। तब समझिए अब डिजिटल पेमेंट का उदय हुआ पूरे इंडिया में। एक ही रात में इंडिया का 86% कैश इनवैलिड घोषित कर दिया गया, ऑल थैंक्स टू इंटरनेट एंड मोबाइल पेनिट्रेशन। पेटीएम ने हमारा हाथ थामा और एक छोटे से छोटे वेंडर को भी हमें पेमेंट ट्रांसफर करना बहुत इजी किया क्यूआर कोड के द्वारा। बहुत सारे पेमेंट वॉलेट्स थे जिन्होंने ऑफर्स एंड कैशबैक देना शुरू किया ताकि वो इस नई इमर्जिंग मार्केट को कैप्चर कर सके और ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट और कस्टमर्स को एक्वायर कर सके, मार्केट शेयर को एक्वायर कर सके। ऑफर्स और कैशबैक के चलते हुए जो स्मार्ट कस्टमर्स थे वो बहुत ही इजीली फोन पे, गूगल पे, इवन पेटीएम सबको यूज करते रहे। लेकिन जो हमारे मर्चेंट्स थे, अवेयरनेस कम होने की वजह से वो सिर्फ पेटीएम तक ही रह गए और बहुत ही मुश्किल हुआ उन्हें ये सब ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को समझना। अब 2 साल तक यही ऑफर्स एंड कैशबैक चलते रहे। इसी बीच एक आईआईटी दिल्ली के लड़के शाश्वत नकरानी और उनके को फाउंडर अश्विन गोवर को 3 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दिखी इस पूरे सिनेरियो में। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि हर एक ऐप अपना क्यूआर कोड इस्तेमाल करती थी। कौन सा क्यूआर स्कैन करूं? हर दुकानदार के लिए उसे रखना पॉसिबल नहीं था। कैशबैक्स और ऑफर्स के चलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने गूगल पे और फोन पे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पर बहुत सारे मर्चेंट्स जो थे वो सिर्फ पेटीएम तक ही रह गए क्योंकि उनके लिए ट्रांजैक्शन समझना बहुत ही आसान नहीं था। अब अगर छोटी मोटी पेमेंट्स भी हमें करनी होती थी तो हम जाते थे और किसी वेंडर के पास या किसी छोटे दुकानदार के पास, तो हमें दिखता था हम यूज कर रहे हैं फोन पे पर वो कर रहे हैं पेटीएम। तो वो इंसिस्ट उसके बाद ये करते थे कि भैया आप हमें कैश दे दीजिए। अब अगर हम उन्हें कैश ही देना है तो फिर ये सारा सिनेरियो फेल हो जाता था, अपने पर्पज से ही फेल हो जाता था क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हर पेमेंट ऐप आपसे या मुझसे तो 0% ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता था, पर कोई भी ऐसा एक वॉलेट मार्केट में नहीं था जो कम से कम 1.5% मर्चेंट से कमीशन फी ना लेता हो ट्रांजैक्शन के लिए। खासकर छोटे वेंडर्स जो पहले ही इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए 1.5 से 2.5% कमीशन देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था एक पेमेंट गेटवे को। तो उनको यही लगता था कि अगर हम पेमेंट लेनी ही है तो हम कैश में ले, जिसकी वजह से ये कैशलेस का सारा पर्पस फेल हो रहा था। तीसरी प्रॉब्लम थी जो कि यूपीआई सिस्टम को लेके अवेयरनेस की थी, जो कि बाकी वेंडर्स के पास नहीं थी। और जो दूसरे पेमेंट गेटवेज थे और यूपीआई पेमेंट सिस्टम थे, वो जो मर्चेंट के ट्रांजैक्शन होते थे उसको सेटल करने के लिए मिनिमम 2 दिन लेते थे। इसका मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन आज हुआ है तो 2 दिन से पहले जो दुकानदार होता था या वेंडर होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। भारत पे के फाउंडर्स ने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली थी, अब टाइम था सॉल्यूशंस को एक्शन में बदलना। बाकी वॉलेट्स जो क्लोज्ड इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, क्लोज्ड इकोसिस्टम से मेरा मतलब है कि अगर
आपको पेटीएम से ही ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको पेटीएम क्यूआर कोड को ही स्कैन करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर पाएंगे। और दूसरी तरफ भारत पे ने यूपीआई सिस्टम के स्टार फीचर का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, जो था इंटरऑपरेबिलिटी, जिसकी वजह से एक सिंगल क्यूआर कोड ही बहुत था सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और सबसे जरूरी बात, भारत पे ने सभी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री कर दिया, आपके, मेरे लिए और इवन मर्चेंट्स के लिए भी। सेकंड सॉल्यूशन, जहां पे दूसरे वॉलेट्स और पेमेंट गेटवे दो या 3 दिन लगाते थे पेमेंट को सेटल करने के लिए, वहीं भारत पे सेम डे में ही ट्रांजैक्शन और पेमेंट सेटल कर देता है, जिसकी वजह से मर्चेंट्स ने हाथों हाथ भारत पे को यूज करना शुरू किया और उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब सारी ही ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री हो गई है तो भारत पे रेवेन्यू जनरेट कैसे करेगा, वो फायदा कैसे उठाएगा, वो पैसे कैसे कमाएगा। तो यहीं पे हमारे परम शाख अशनीर ग्रोवर की एक्सपर्टीज काम आती है। जब तक एक ग्रोवर इट्स नॉट ओवर। अशनीर ग्रोवर का सालों का एक्सपीरियंस था अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ, जहां पे वो 100 से ज्यादा स्टार्टअप के फाउंडर्स से मिल चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन फिनटेक स्पेस के बारे में बहुत ही अच्छी और डीप नॉलेज हो चुकी थी। उसके बाद काफी टाइम तक अशनीर ग्रोवर ग्रोफर्स के भी सीएफओ रहे, जिसकी वजह से वो इंडियन मर्चेंट्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है। तो उसमें से उन्हें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स समझ आए जिसपे वो बहुत ज्यादा काम करने वाले थे, उन्होंने काम किया भी। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट जिसपे उन्होंने काम किया वो ये था कि जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो पहले ही बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, तो उनसे कमीशन लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। दूसरा जो पॉइंट था वो कश्मीर ने समझा कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो कमीशन देने में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट देने में वो बहुत खुश थे। तो अब 65 मिलियन एमएसएमईज, $1 ट्रिलियन का क्रेडिट गैप मार्केट में, बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो भारत पे ने इस पे टैप किया और एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के दरवाजे अपने लिए खोल लिए एज ए मर्चेंट लैंडिंग सिस्टम बनाकर। और यहां से इंडियन फिनटेक सिस्टम में सब कुछ बदलता चला गया। इससे आगे का सारा सफर हम लाएंगे आपके लिए पार्ट 2 में, पर उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और पार्ट 2 भी आप सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और कमेंट में ये भी हमें बताइए कि इस पार्ट से आपको क्या समझ आया और क्या आपने सीखा। और साथ के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को। और हम मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।